हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि इस पेंडेमिक को जल्द से जल्द हरा सके। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, जो पहले एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। आज उसकी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें आज हम स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, इसमें स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब कार्य क्षेत्र क्या है, स्टैटिस्टिक्स को किस कैटेगरी में रखा जाए, ये साइंस है या आर्ट्स है, तो इसको जान ले पहले। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। ये साइंस भी है और आर्ट भी। साइंस क्यों है? क्योंकि ये फैक्ट जो है उसको सिस्टेमेटिक वे से स्टडी करती है और फैक्ट्स को एनालाइज करती है और उसके बिहाफ पे ही रिजल्ट देती है। दूसरा, ये एक आर्ट है क्योंकि फैक्ट्स जो है वो हमारी नॉर्मल लाइफ जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसे फैक्ट्स जो हमें स्टैटिक्स के बारे द्वारा पता चलते हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी रहते हैं, और स्टैटिक्स का यूज करके ही जो वो फैक्ट्स है उसको हमारी लाइफ में और यूजफुल बनाने में, और लाइफ के जो आम कॉमन लाइफ है जहाँ हमारी, उसके साथ इसको रिलेट करके हम इसका यूज करते हैं एज ए आर्ट। तो साइंस स्टैटिक्स इज अ साइंस एज वेल आर्ट। साइंस इसलिए क्योंकि फैक्ट्स को एनालाइज करती है और रिजल्ट देती है, सिस्टेमेटिक वे से एनालाइज करती है, और आर्ट इसलिए है क्योंकि ये हमारी लाइफ के लिए यूजफुल है और उसको ब्यूटी और सुंदर बनाने में इसका काफी योगदान है। तो आगे चलते हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो दो तरीके का, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या है? ऐसे वो सारे मेथड्स जो डाटा को ऑर्गेनाइज करने, समराइज करने फैक्ट्स को, और सिंपलीफाई और डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। फैक्ट्स को हम ऑर्गेनाइज करना डाटा के थ्रू, उसको समराइज करना, फिर सिंपलीफाई करना, फिर डिस्क्राइब करना, ऐसे जो मेथड्स स्टैटिक्स में यूज किए जाते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, कंक्लूजन मेड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। बहुत बार आप देखते हैं आपके घर में भी, जैसे खाना बन रहा है तो मदर थोड़ा सा सब्जी को टेस्ट करके बता देती है कि सब्जी तैयार है। जैसे हम ज्यादा में से थोड़ा सैंपल लेते हैं। कई बार आप देखा होगा क्लास में भी एवरेज निकाला जाता है कि 4-5 बच्चे के बिहाफ पे हम पूरी क्लास का रिजल्ट दे सकते हैं। कि एक पॉपुलेशन इसमें उस चीज को कहा जाता है, ग्रुप ऑफ फैक्ट, जो ग्रुप है जिसके बारे में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस ग्रुप में से कुछ हम जो है वेरिएबल्स उसको ले लेते हैं, उस वेरिएबल के बिहाफ पे ही हम रिजल्ट निकाल देते हैं कि ये पूरा ग्रुप ऐसा है। फॉर एग्जांपल, हम 10th की क्लास के बच्चों की हाइट मेजर करना चाहते हैं, तो रैंडमली हम 10 बच्चों को हाइट मेजर करते हैं, उसके बिहाफ पे हम एवरेज हाइट निकालते हैं, और पूरी क्लास के लिए हम डाटा बता देते हैं कि एवरेज हाइट 5 फुट 4 इंच या 5 फुट 5 इंच जो भी है, उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम जो हमारे पॉपुलेशन है, ग्रुप है, उसके बिहाफ पे हम सैंपल के थ्रू उसका रिजल्ट निकाल देते हैं और अपनी प्रेडिक्शन दे देते हैं कि ये ऐसा होगा। जहां अपने पिछले कुछ सालों का डाटा कलेक्ट करते हैं, उसमें से सैंपल लेते हैं, फिर उस सैंपल के बिहाफ पे आने वाले समय पे हम प्रेडिक्शन दे देते हैं कि ऐसा हो सकता है। इसको और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को और अच्छे से दिखाते हैं आपको। यह है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे डाटा को हम डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करते हैं, जैसे इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ये है। हर डाटा को, हाइट ऑफ सेंटीमीटर, बच्चों की हाइट, हमने हर बच्चे की हाइट इंडिविजुअल तरीके से इसमें लिया है। अनग्रुप्ड, एक 139 सेंटीमीटर वाले एक बच्चा है, 145 वाले दो हैं, जबकि पिछले में हमने क्या किया था,
अगर 139 2 बार है तो 2 बार ही लिया है, 4 बार बार आ रहा है तो उतनी बार उसको लिया है, हर बच्चे का अलग से लिया है। लेकिन यहां क्या हमने किया, अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में हमने एक हाइट, एक नंबर को अगर उसके 2 है या 1 है उतनी ही फ्रीक्वेंसी है उसको यहां लिखी है, ये अनग्रुप्ड डाटा है। तीसरा है ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम मान लिए कि 30 से 40 किलो वाले बच्चे, 40 to 50 केजी वाले, 50 to 60 केजी वाले, और इसमें फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हमने डाटा है वो ग्रुप में ले लिया है, तो इसको ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, ये आगे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स सीखेंगे तो ये मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सभी क्या है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। और ये तो आपने मीन, मीडियन, मोड तो 10th में भी स्टडी किया है, इसके बारे में तो आप जानते होंगे। तो ये आगे और इसी के स्टैटिक्स को हम जैसे मैंने कहा था ऑर्गेनाइज करने, सिंप्लीफाई करने, उन चीजों में इसका यूज किया जाता है। ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, ये पूरा पॉपुलेशन है, ये उसमें से हमने इतना सैंपल लिया और इसके सैंपल के ब्याज पे हमने डिसीजन दे देते हैं इस पूरे ग्रुप के बारे में, तो इसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स, अब इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या जरूरत है हमें स्टैटिक्स स्टडी करने की, या हमारी लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं। पहले इंपॉर्टेंस, प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म, ये क्या है, हमारे पास फैक्ट्स हैं उसको समराइज करके, ऑर्गेनाइज करके एक डेफिनेट फॉर्म में हम इसको पेश कर सकते हैं स्टैटिक्स की हेल्प से। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, आपने अब आगे जाके माइक्रो में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, बहुत सारे लॉज आएंगे। उसमें एक होता है, एक कारण होता है, एक इफेक्ट होता है। जैसे हम बात करें कि आपकी हाइट बढ़ना, और उसके साथ क्या होगा, नॉर्मली आपका वेट भी बढ़ेगा। तो हाइट बढ़ने के साथ वेट बढ़ना, ये डाटा के थ्रू हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चे की हाइट बढ़ती है उसका वेट बढ़ रहा है, अगर वो नॉर्मल तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर वो ऐसा नहीं हो रहा तो फिर उसका इलाज करवाने की जरूरत पड़ती है, हमें देखना पड़ता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम डाटा की हेल्प से ही देख सकते हैं कि क्या कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। जैसे हम देखते हैं कीमतें बढ़ रही हैं, तो कीमतें बढ़ने के कारण डिमांड कम हो रही है, तो यहाँ कीमत कारण है, डिमांड इफेक्ट है। या कीमतें बढ़ने से सप्लाई बढ़ने लगती है, तो कीमतें कॉज है एंड सप्लाई इफेक्ट है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या आएगा। जैसे हमने प्रोडक्शन की, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या कारण था कि हमने इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई, फर्टिलाइजर्स का यूज किया, न्यू टेक्निक्स यूज की, तो ये कॉज थे। और उसका इफेक्ट क्या आया कि हमारा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में इंक्रीज हो गया। कंपैरिजन, आप कंपैरिजन कर सकते दो डिफरेंट सेक्टर का, कि दो डिफरेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, नेशनल इनकम में कितना योगदान दे रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये तो हो गया इंटर सेक्टर कंपैरिजन। इंटर टेम्पोरल भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप टाइम के हिसाब से कि 2011 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 21 में कितनी हो गई, और 2001 में आजादी के बाद आफ्टर फ्रीडम हमारी पॉपुलेशन किस किस ईयर्स में कितना कितना इंक्रीज हुआ, उसको भी हम यहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फॉरकास्टिंग, तो इसी बिहाफ पे हम कह देते हैं कि 2051 में हमारी पॉपुलेशन चाइना से आगे निकल जाएगी, क्योंकि हमारी ग्रोथ पिछले सालों का डाटा देके हमने कंपैरिजन किया चाइना के साथ, और उसके बाद हम ये फॉरकास्टिंग कर रहे हैं। तो आप डाटा की हेल्प से फॉरकास्टिंग भी कर सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग, तो पॉलिसी तभी बनेगी जब आपके पास फैक्ट्स होंगे, उसका एक्यूरेट जानने के लिए, फैक्ट को जानने के लिए आपके पास डाटा का होना, स्टैटिक्स का होना बहुत जरूरी है। विदाउट स्टैटिक्स आप पॉलिसी नहीं बना सकते। आपके पास फैक्ट, आपके पास रिसोर्स कितने हैं, आपकी डिमांड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन चीजों के जब आपके पास एक्चुअल फैक्ट्स होंगे, एक्चुअल फैक्ट डाटा होगा, तभी आप पॉलिसी बना सकते हैं, नहीं तो पॉलिसी बनाना मुश्किल है। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम,
अर्थव्यवस्था कहाँ इक्विलिब्रियम है, कहाँ लोगों को रोजगार मैक्सिमम मिल सके, कहाँ लोगों की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके, कहाँ मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके, कहाँ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हर कंट्री, हर व्यक्ति को जरूरत होते हैं ताकि वो अपने सेटिस्फेक्शन को, अपनी जरूरतों को मैक्सिमम लेवल तक सेटिस्फाई कर सके। तो इसको इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इसको करने के लिए भी हमें फैक्ट्स की, हमें डाटा की, स्टैटिक्स की जरूरत रहेगी। ये कुछ लिमिटेशंस भी है स्टैटिक्स की, इसको मैंने शॉर्ट में ही आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें आपके अभी 11th के सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको देख लेना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। स्टैटिक्स लॉज आर ट्रू ऑन एवरेज, ये हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है। एवरेज बेस पे कई बार सिचुएशन बदलने से ये चेंज भी हो सकते हैं। ये साइंस की तरह की HO2 मिक्स करेंगे तो पानी ही बनेगा, ये ऐसा नहीं है। ये एवरेज बेसिस पे, मैक्सिमम लेवल पे ये ठीक रहते हैं, कभी कभी ये रॉन्ग भी प्रूव हो सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स डील विद ग्रुप एंड एग्रीगेट ओनली, जैसे हमने मीनिंग में पढ़ा था कि ये ग्रुप को ही स्टडी करता है, कोई इंडिविजुअल वर्ड या इंडिविजुअल डाटा को हम इसमें स्टडी नहीं किए जाते। तो इसमें जो फैक्ट्स हैं वो ग्रुप वे में, एग्रीगेट वे में ही स्टडी किए जाते हैं। ग्रुप में बात होती है कि हमें एवरेज स्टूडेंट की बात करते हैं, ना कि किसी एक स्टूडेंट की। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर बेस्ट एप्लीकेबल टू क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं होता है, ये क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को ही ज्यादा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने में, प्रूव करने में हेल्प करते हैं। आपकी अच्छाई, आपकी जो है सोशल वेलफेयर, इन चीजों को इसके द्वारा ज्यादा बढ़िया तरीके से नहीं दिखाया जा सकता। स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू हेट्रोजीनियस, अगर डाटा आपके पास, इसको तभी कर सकते हैं यूज जब आपके पास होमोजीनियस एक तरह का डाटा हो। अलग अलग तरह का डाटा होने पर स्टैटिक्स आपके पास यूज नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स माइट बी मिसलीडिंग विदाउट रेफरेंस, ये क्या होता है कि हमें जब स्टैटिस्टिकल डाटा देखा जाता है तो उसमें रेफरेंस, उसके साथ रेफरेंस भी देखना पड़ता है। कई बार होता है कि हम देख रहे हैं कि दो बच्चों के जो मार्क्स हैं वो एवरेज, सब्जेक्ट एवरेज सेम है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली मार्क्स देखें कि एक बच्चे के मैथ में ज्यादा है और एक के लैंग्वेज में ज्यादा है, तो उस वहां हमें रेफरेंस देखना पड़ेगा उस बच्चे की एक्चुअल पोजीशन जानने के लिए कि ये बच्चा मैथ में अच्छा कर सकता है और ये बच्चा लैंग्वेज में अच्छा कर सकता है। दोनों की एवरेज देख के हम ये कह दें कि दोनों बच्चे इक्वली शार्प हैं और दोनों को साइंस दिला दें या दोनों को लैंग्वेज की तरफ भेज दें, तो वहां बच्चे का असली जो है एनालिसिस नहीं हो पा रहा और उसका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए रेफरेंस भी देखना पड़ेगा साथ में कि किस रेफरेंस में ये डाटा पेश किया जा रहा है। और एन एक्सपर्ट कैन हैंडल स्टैटिस्टिक डाटा एपियर, इसके लिए एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आपको स्टैटिक्स के सारे मेथड सीखने पड़ेंगे, सारी जो चीजें हैं वो सीखनी पड़ेंगी, तभी आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। प्रोन टू मिसयूज, बहुत बार इसका मिसयूज भी किया जाता है। जैसे पॉलिटिशियन है, कई बार अपनी पार्टी की ज्यादा अचीवमेंट दिखाने के लिए गलत डाटा भी आपके सामने रख सकते हैं, और कई बार दूसरी पार्टी को डिफेम करने के लिए गलत डाटा भी आपके सामने पेश किया जा सकता है। पर ये जो कमी है ये डाटा की नहीं, स्टैटिक्स की नहीं है, ये उसको यूज करने वाले की है। इसलिए मैं इस कमी को नहीं मानता कि प्रोन टू मिसयूज, मिसयूज तो हर चीज का हो सकता है। इसलिए स्टैटिक्स एक बड़ा ही इफेक्टिव वे है अपनी नॉलेज को बढ़ाने का और एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जानने का, उनको एनालाइज करने का। एक इकोनॉमिस्ट अपने पूरे देश के लिए, एक अच्छा इकोनॉमिस्ट बड़ी अच्छी पॉलिसीज बना सकता है, लेकिन उस पॉलिसीज को बनाने के लिए उसको डाटा की तो जरूरत पड़ने वाली है। स्टैटिक्स के बगैर कोई भी कंट्री, कोई भी, इवन कि मैं तो ये भी कहूँगा कि कोई घर भी नहीं चल सकता। हमें भी अपने घर के लिए भी स्टैटिक्स रखना पड़ता है, कितना इनकम कहाँ से आया और कहाँ कहाँ हमने खर्च किया, ये भी स्टैटिक्स का पार्ट ही बन सकता है अगर आप इसको सिस्टमेटिक वे में यूज करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, व्हाट इज स्टैटिक्स। और स्टैटिस्टिक्स के बाद हमने आज जो पढ़ा है वो स्कोप एंड फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस, और साथ में इन वेरी ब्रीफ में लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को भी जान लिया है।
तो ये होपफुली ये टॉपिक आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको इस तैयारी करने में, इसको सब्जेक्ट को जानने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस पैंडेमिक में इसका बेनिफिट ले सकें। स्टे सेफ, स्टे होम। सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।